हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेटर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग नीट 33 ईयर्स की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपके 12th के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि 12th में भी अभी आपको पता होना चाहिए सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, जो आपका पहला सेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपके स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं, तो ये आपके लिए उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। साथ में नीट यूजी के लिए तो बिल्कुल फ़ायदेमंद है ही, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 70% क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट करते हैं। अगर आप जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जेई मेंस के लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टू आइडेंटिकल charged sphere suspended from a common point by two massless string of length L are initially at a distance d. D is very less than L apart because of their mutual repulsion. The charges begins to leak from both the sphere at the constant rate. As a result, the spheres approaches each other with the velocity v. Then v varies as a function of the distance x between the spheres r. अब ये क्वेश्चन मैंने तो पढ़ दिया, मेरी समझ में आ गया, लेकिन आप लोगों की समझ में शायद एक बार में ना आए, तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लो डायग्रामेटिकली, कि डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में बोला क्या गया। आपसे बोला गया है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, तो सबसे पहले आपके पास दो चार्ज स्फीयर होने चाहिए। तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा डायग्राम होगा कुछ, ठीक है। ये हमारी वॉल है, यहाँ से हम लोग चार्ज को क्या करेंगे, हैंग करेंगे। ठीक है, ये आपका सेट पॉइंट है। एक चार्ज स्फीयर आपका यहाँ पे है, ऐसा इमेजिन करो आप, और दूसरा चार्ज स्फीयर आपका यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा दूर बना लो ताकि डायग्राम बनाते समय सब एक में मिले ना। ठीक है, और इसको हम लोग मिला लेते हैं इससे। ये जो लेंथ होगी ये स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी L। ठीक है, और अगर आप इसको इधर मिलाओगे तो ये वाली भी किसकी लेंथ हो जाएगी, स्ट्रिंग। अब आपसे बोला गया है आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, तो इसका मतलब इस पे भी क्यू चार्ज है और इसके ऊपर भी कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है नहीं। तो ये हम लोग अपने आप से लेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग एक्स से डिनोट कर लेते हैं। कितनी है, क्योंकि ये लगातार अभी चेंज हो रही है, ऐसा बोला गया है, वेरी करेगी। अभी आगे का क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ठीक, अब आपसे बोला गया, ये था इनिशियल कंडीशन, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जिनको हम लोगों ने एक स्ट्रिंग से हैंग कर दिया। क्योंकि सेम चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से ये एक दूसरे से कुछ दूर दूर होंगे। बात क्लियर। अब आपसे पूछा, बोला गया है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, जो चार्ज है वो लीक होना स्टार्ट होता है। लीक होने का मतलब कि ये जो चार्ज है ये लगातार कम हो रहा है, लीकेज हो रहा है, और ये वाला चार्ज भी क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। और आपको पता है अगर चार्जेस लगातार लीक होंगे, कम होंगे, तो ये जो इनके बीच का फोर्स है वो क्या होगा, कम होगा। फोर्स कम होगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी ये इधर की तरफ आएगा और ये इधर की तरफ मूव। बात क्लियर। अब जब ये मूव करेगा तो ये एक्स डिस्टेंस जो है ये भी कम होगी, और साथ ही साथ इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। और ऐसा आपसे बोला गया है इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। ठीक है, और आपको इस v और इस x का रिलेशन बताना है कि दोनों में क्या रिलेशन होगा। बात क्लियर। इस v और इस x में क्या रिलेशन होगा यही आपको बताना है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने फैक्टर चेंज हो रहे हैं। पहला फैक्टर जो आपका चेंज हो रहा है वो चार्ज, लगातार चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यानी dq/dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज का डिक्रीज होना। ठीक है, चेंज होना, हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं चेंज होना, टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज का चेंज होना। अब कम हो रहा है यहाँ पे तो ठीक है। दूसरी चीज, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज का लीकेज बढ़ेगा तो ये एक्स भी चेंज होगा, यानी dx/dt। तो दो चीजें चेंज हो रही हैं, और साथ साथ वेलोसिटी तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी ही, क्योंकि वेलोसिटी एक्स और क्यू का ही फंक्शन होगी। जैसे जैसे क्यू और एक्स चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी में भी चेंजेस आते जाएंगे। बात क्लियर। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का सिनेरियो। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है,
आपको पता है, पहले भी मैंने बताया है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा मास के साथ एग्जिस्ट करता है। अगर मास होगा तभी चार्ज होगा। तो यानी कि ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है इसका कुछ मास भी होगा, तो मास होगा तो इस पे एक mg भी आएगा, और mg कहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, और ये स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा, तो टेंशन को हम लोग टी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, और ये जो यहाँ से ये एंगल बना रहा है इसको हम लोग थीटा से डिनोट। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो इन दोनों चार्जेस की वजह से एक रिपल्सन फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, तो इसको हम लोग बाहर की तरफ इधर डिनोट कर लेते हैं, और ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने फोर्स, एम जी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एंड टी। अब हम लोग इसको अगर बैलेंस करें तो इस टी के कंपोनेंट करो, इसके कंपोनेंट करो, आप टी के कंपोनेंट करो। तो ये एंगल अगर थीटा है बेटा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल। और इस टी के कंपोनेंट करोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा टी कॉस थीटा, एंड एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा टी साइन थीटा। बात क्लियर। अब अगर आप देखो तो इस टी का रोल खत्म, चार फोर्सेज आपको दिख रहे हैं, इन्हीं चार फोर्सेज की बेसिस पे आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है। बात क्लियर। आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। बैलेंस करो इक्वेशन को भाई। अगर आप देखो तो जो टी साइन थीटा है ये किससे बैलेंस हो रहा है, टी साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाई के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई, इसको बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन जो है टी साइन टी कॉस थीटा, ये कौन बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस हो रही है एम जी की। ठीक है, अगर आप देखो तो हमको टी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपको पूरे क्वेश्चन में कभी भी टेंशन के बारे में बात नहीं करी गई है कि टेंशन में कुछ होना चाहिए। तो टी को हम लोग हटाते हैं यहाँ से। कैसे हटाओगे, आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, और इसको जैसे ही आप डिवाइड करोगे इक्वेशन 2 से तो टी टी आपका कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा बेटा आपका, ये बन जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, और इधर से देखो क्या मिल जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, ये मिल गया। अब अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहा होगा ये, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसका डायग्राम अलग से बना देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। देखो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, और ये आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और ये आप इसको इधर मिला दो तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एल हो गया, और ये आपका हो जाएगा x/2। और ये वाली जो, चूंकि अगर थीटा आपका वेरी स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से लेकर नीचे तक का जो लेंथ होगी ये भी अप्रॉक्स एल के बराबर ही हो जाएगी। बात क्लियर। तो इसको भी हम लोग एल ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखो आप। टेन थीटा की वैल्यू देखो आपको कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी x/2 अपॉन में एल। ठीक है, क्यों एल, आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x/2 एंड बेस हो जाएगा एल, इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी एक्स स्क्वायर को हम लोग साइड में बाहर रखते हैं। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा और कष्ट करना है आपको, अभी आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेसिकली हमको q और x को देखना है, और बाकी q और x के अलावा जो भी है सब के सब कांस्टेंट ही रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिल जाएगा, देखो बेटा x³ आपको। ठीक है, और इधर से नीचे से 2l मिलेगा, 2l को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा, देखो 2kl अपॉन में mg। ठीक है, इसको हम लोग बंद कर लेते हैं ब्रैकेट में, और यहाँ से देखो आपको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर। बात क्लियर। तो यहाँ तक का किसी को कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये के भी क्या है आपका, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एल भी क्या रहेगा पूरी की पूरी कंडीशन के दौरान, एल है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। मास ऑफ जो चार्ज का मास है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, और जी भी क्या है आपका, कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो एक्स
क्यूब है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये है क्यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको क्यू के फॉर्म में लिख लो आप, क्योंकि क्यू चेंज हो रहा है उसकी वजह से एक्स चेंज हो रहा है। तो इसको आप क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी अपॉन में 2KL इंटू एक्स क्यूब लिख लो आप इसको ऐसे। तो यहाँ से देखो अगर आप q की वैल्यू निकालो तो हम लोग लिख सकते हैं q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/, ठीक है, क्योंकि बीच वाली जितनी भी टर्म है वो सारी की सारी क्या है? कांस्टेंट है। इससे कांस्टेंट है तो उसको कोई मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के बेसिस पे अब आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे जो रिलेशन लेके आना है वो प्रोपोर्शनलिटी का ही रिलेशन लेके आना है। अब हम लोग इस इक्वेशन को उठाएंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। बात क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि ये स्लाइड हमारी भर गई है। तो Q इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज क्या मिल गया आपको? x की पावर 3/। अब आपको मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआत में ही क्वेश्चन में दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे dq/dt यानी चार्ज किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में, और x भी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस पूरी इक्वेशन को दोनों की दोनों चीजें किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात क्लियर? रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो इधर से मिल जाएगा आपको dq/dt इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का आपको फॉर्मूला लगाना पता है, क्या है? x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है, d/dx ऑफ x की पावर n। जिसको नहीं पता है वो इधर देख ले, ये n पहले आ जाता है, x की पावर n-1 हो जाता है। तो यहाँ से मिल जाएगा देखो 3/2 पावर जो है वो पहले आ जाएगी, और x की पावर 3/2 से 1 माइनस करोगे तो 1/2 बचेगी, और साथ में dx/dt बचेगा कि आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। अब एक स्टेप और लिखो, बस आपका रिजल्ट आ गया। dq/dt इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2, और x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 है तो इसको हम लोग √x लिख सकते हैं। और अगर आप यहां से देखो तो dx/dt, और dx/dt आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये किसके बराबर? वेलोसिटी के बराबर v। तो अगर आप यहां से v का रिलेशन x के साथ निकालना चाहो तो ये x कहाँ पे आएगा? इधर अपॉन में आएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो v होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/√x के। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -12। बात क्लियर? ऐसा हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब आप अगर देखो तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको पीछे क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं पीछे, देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -12 आया है। अब यहाँ पे देखो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -12। हो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आपको फुल डिटेल में क्वेश्चन को समझना है। अगर नहीं समझ में आया एक बार में तो आप दोबारा से देखो, स्पेशली फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फ्री बॉडी डायग्राम वहां पे मस्ट होगा, और बिल्कुल सेम डिक्टो फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा बनेगा वहां, ऑलवेज सेम बनेगा। बात क्लियर? तो उसको आपको समझना है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, तो उन तक भी पहुंचना चाहिए, और हमारा जो एफर्ट है वो थोड़ा सा सार्थक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इस क्वेश्चन को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, फिर हम उसका जवाब वहां पे देंगे। बात क्लियर?